नमस्कार बच्चों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग बच्चों? एमटीएस की परीक्षा हो या यूपीएससी की परीक्षा हो, लगभग हर परीक्षा में यूनेस्को से रिलेटेड सवाल और भारत की सांस्कृतिक धरोहरों से रिलेटेड सवाल हमेशा पूछा जाता है। अगर यूपीएससी के एग्जाम की बात करें तो वहां पर आर्ट एंड कल्चर के सेगमेंट में भारत की सांस्कृतिक धरोहर कौन सी यूनेस्को में शामिल है, क्यों शामिल है, कब शामिल की गई, ये सभी सवाल पूछे जाते हैं। और आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और अन्य वनडे रिलेटेड जो भी एग्जाम हैं उनमें इससे फैक्ट बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं। अंतर केवल इतना है कि यूपीएससी में जो भी सवाल पूछे जाएंगे वो एनालिसिस बेस्ड स्टडी होगी और एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और जितने भी रेलवे के वनडे एग्जाम हैं या अन्य एसएससी जीडी टाइप, एसएससी सीजीएल टाइप जितने भी एग्जाम हैं सब में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम दोनों ही लेवल के प्रश्न भी करेंगे और इससे रिलेटेड जानकारी भी लेंगे। तो सबसे पहले यूनेस्को क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले फुल फॉर्म के बारे में जाएंगे कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एवं कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसको याद करने का तरीका बच्चों यही रहेगा, यूएन से यूनाइटेड नेशन हो जाएगा, ई से आपका एजुकेशनल हो जाएगा, एस से साइंटिफिक हो जाएगा, सी से कल्चरल हो जाएगा और ओ से ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। तो आपको याद करने की सिंपल ट्रिक है कि आपको एब्रिविएशन में कौन से शब्द से कौन सा शब्द बनता है, कौन से अक्षर से कौन सा शब्द बनता है, आपको याद रखना है। और आज हम जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से सवाल करेंगे। और पिछली बार आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी और यहां तक कि यूपीएससी में भी सब में यूनेस्को से रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं और भारत की कल्चरल हेरिटेज साइट से रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं। और यूपीएससी का अगर हम बात करें तो उसमें यह पूछा गया था कि रिसेंटली कौन सी साइट शामिल हुई है या निम्नलिखित में से कौन सी साइट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं है। तो बच्चों यूनेस्को का काम क्या है? यूनेस्को सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, इस नाम से ही हमें पता है चलता है कि एजुकेशन के ऊपर काम करती है, शिक्षा के ऊपर काम करती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के ऊपर काम करती है और साथ में सांस्कृतिक संगठन के रूप में भी काम करती है। यूनेस्को शिक्षा, कला, विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति, संस्कृति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य को समर्पित संयुक्त राष्ट्र की एक स्पेशल एजेंसी है, विशेष एजेंसी है। तो बच्चों सबसे पहला सवाल कि क्या यूनेस्को एक स्पेशलिस्ट एजेंसी है यूएन की या नहीं है, यह सवाल बनता है। तो आपको इसका सही उत्तर क्या लगाना है? यस, इट इज द स्पेशल एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्पेशल एजेंसी है और इसमें टोटल वही देश हैं, जैसे 193 देश आपके, 194 देश आपके किसमें हैं? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में हैं। तो इसमें भी 194 देश शामिल हैं, 12 सहयोगी सदस्य भी हैं और साथ ही गैर सरकारी मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज भी इसमें शामिल हैं और निजी क्षेत्र के भागीदार हैं। यानी कि मतलब जो प्राइवेट कंपनीज हैं या जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी इसका सहयोग करते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? पेरिस में है। तो बच्चों यूनेस्को का जब भी सवाल आता है तो आरआरबी, एनटीपीसी से लेके, आरआरबी ग्रुप डी से लेके, एसएससी जीडी से लेके जितने भी वनडे एग्जाम हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल बनता है वो यही बनता है कि इसका मुख्यालय कहां है। तो मुख्यालय का जो सवाल जब भी आता है तो आपको क्या लगाना है? इट इज इन पेरिस। ठीक है, और पेरिस कहां की राजधानी है? ये फ्रांस की राजधानी है। तो फ्रांस, पेरिस में इसका मुख्यालय है। उसके बाद 53 क्षेत्रीय कार्यालय है इसके, मतलब 53 कंट्रीज में या 53 जो एरियाज हैं उसमें इसके जो रीजन है उसमें इसका कार्यालय है। बच्चों मोटे तौर पर इन्होंने 5 जो क्षेत्र हैं उसके रूप में बांट रखा है, जैसे लैटिन अमेरिका हो गया या जो अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, यूरोप हो गया। इस प्रकार से 5 इन्होंने जो डिवीजन कर रखे हैं, पूरी दुनिया में 5 क्षेत्रों को डिवाइड कर रखा है। जुलाई 2024 तक 168 देशों में, तो ये बच्चों बिल्कुल अद्यतन, बिल्कुल रिसेंट डाटा है कि जुलाई 2024 तक 168 देशों में कुल कितनी साइट हैं? 1223 साइट हैं, विश्व धरोहर स्थल हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है बच्चों, WHS स्थित हैं। इनमें 952 सांस्कृतिक हैं। देखिए इसमें यह भी डिवीजन है कि
कौन सी सांस्कृतिक साइट है, कौन सी प्राकृतिक साइट है और कौन सी मिक्स कैटेगरी की है। तो सबसे ज्यादा जो सांस्कृतिक साइट है इसमें, और 231 इसमें प्राकृतिक साइट हैं, और 40 इसमें मिश्रित संपत्तियां हैं, मिश्रित धरोहर स्थल हैं। और भारत में कितने हैं इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले इसका और एक जायजा ले लेते हैं कि विश्व धरोहर समिति, इस जो यूनेस्को की क्या है, विश्व धरोहर समिति है के द्वारा देशों को कितने 5 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। 5 भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं बच्चों? ये भी सवाल बनेगा कि सबसे ज्यादा कौन से टाइप की जो धरोहर स्थल हैं, तो आपको लगाना है कौन सी है, सांस्कृतिक है। सबसे ज्यादा कितनी, 952 है। और जुलाई 2024 तक का इसका ये बिल्कुल रीसेंट डाटा है। विश्व धरोहर समिति द्वारा देशों को 5 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। क्या है? अफ्रीका हो गया, अरेबियन कंट्रीज हो गया, एशिया हो गया, और प्रशांत यूरोप हो गया, और उत्तरी अमेरिका हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया। ठीक है, तो एशिया, प्रशांत और यूरोप, ठीक है, उत्तरी अमेरिका और लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, अरब राज्य, एशिया। एशिया और प्रशांत को इन्होंने एक ही क्षेत्र उसमें रखा है, तो टोटल 5 हो गए। तो ए नाम से शुरू होने वाले मान लीजिए एशिया, अफ्रीका और अरब राज्य, ये सब आपकी 3 कैटेगरी हो गई जो ए से शुरू होती हैं। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन एक में ही आ जाता है। ठीक है, यूरोप और उत्तरी अमेरिका एक में ही आ जाता है। ठीक है, एक ये हो गया लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, एक ये हो गया यूरोप और अमेरिका, और एक हो गया एशिया और प्रशांत, एक हो गया अरब राज्य, एक हो गया अफ्रीका। तो अफ्रीका क्योंकि एक बड़ा महाद्वीप है और उसमें करीब 54-55 कंट्रीज हैं, तो वो सारी एक ही सेगमेंट में आ गई। एशिया और पैसिफिक ये सब एक में आ गया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका ये एक में आ गया। तो टोटल 5 आपके क्षेत्र में बांटा गया है। उसके बाद 60 चयनित क्षेत्रों के साथ अब ये बात की जाए कि ये क्वेश्चन बनता है फैक्ट कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है, कल्चरल हेरिटेज हो या प्राकृतिक हो, टोटल मिलाकर किसमें सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा बच्चों इटली में है। कितनी है? 60 है। इसका मैं चार्ट भी आपको दिखा दूंगा। 60 चयनित क्षेत्रों के साथ इटली सबसे अधिक साइटों वाला देश है। इसके बाद 59 के साथ में चाइना आता है और 54 के साथ में जर्मनी आता है। अब भारत का कौन सा स्थान है ये भी हमें जानना होगा। तो भारत का स्थान बच्चों 6ठा स्थान है। कितनी साइट्स के साथ में है? 43 साइट्स के साथ में है, जिसमें कि एक जो है वो मिश्रित कैटेगरी की है। तो अभी तक हमारी 43 साइट हैं और ये दिसंबर 2024 तक का आपका रीसेंट डाटा है, बिल्कुल अद्यतन है। अब आप देख लीजिए यहां पर जो चार्ट बना हुआ है, इसमें सबसे ऊपर कौन सा है? सबसे ऊपर इसमें इटली है और इटली की कितनी? 60 साइट हैं। और उसके बाद आपका चाइना आ जाता है। चाइना में कितनी है? 59 है। और उसके बाद आपका आ गया जर्मनी, और जर्मनी में कितनी है? 54 साइट्स हैं। उसके बाद आपका आ गया फ्रांस। फ्रांस में कितनी हो गई? 53 हो गई। और उसके बाद आ गया स्पेन। स्पेन में कितनी हो गई? 50 हो गई। और उसके बाद आता है अपना इंडिया, भारत देश, जो कि 43 कंट्रीज के साथ में 6ठे स्थान पर है। तो बच्चों सबसे पहले हमने समझा कि यूनेस्को क्या है। यूनेस्को है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एवं कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इन तीनों क्षेत्रों पर यह काम करती है। और इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में है। उसके बाद कितनी साइट्स को इन्होंने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के जो नेटवर्क है उसमें शामिल किया है। उसके बाद हम जानते हैं कि विश्व धरोहर सम्मेलन, जो विश्व धरोहर सम्मेलन होता है, हुआ था, इसके जितने भी देश हस्ताक्षर करता है उन सभी को इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट के संरक्षण का प्रयास करना होता है। कहने का मतलब यदि जो भी इस ट्रीटी की पुष्टि कर देता है जो भी कंट्री, तब क्या होता है कि एक कमेटी है, समिति इस चीज को देखती है कि क्या ये पर्टिकुलर साइट जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नेटवर्क में जोड़ने लायक है, क्या इतनी इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इस पे इतना खतरा है कि इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी जाए कि ये बच जाए। तो वो सारी बातों पर ये काम करता है। 196 राज्यों में 28 की कोई संपत्ति विश्व धरोहर सूची में अंकित नहीं है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि कितने ऐसे देश हैं, 196 स्टेट हैं जिनमें छोटी छोटी जो कंट्री है, मान लो उसमें रोम भी अलग से शामिल है, तो कितने की वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोई भी जो है वो इस नेटवर्क में अंकित नहीं है। तो ऐसे 28 स्टेट्स हैं, 28 हो गए जिनकी कोई साइट इस नेटवर्क में शामिल नहीं है। भारत के पड़ोसी देशों में कौन से ऐसे देश हैं, ये बच्चों ये सारा डाटा मैंने अपना नेट से खंगालने के बाद ये आपको बिल्कुल एक अलग तरीके से मैंने इस डाटा को बनाया है ताकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हो। एक तो हो गया कि हमने पुराने क्वेश्चन देख लिए, वो ट्रेंड देख लिया, और उस ट्रेंड से अलग हटके हमें ये करना है कि क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो भारत के पड़ोसी देश में कौन कौन से हैं, मालदीव और भूटान, इनकी कोई वर्ल्ड के जो हेरिटेज साइट है वो यूनेस्को के सांस्कृतिक धरोहर में शामिल नहीं है। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखना कि ऐसे तो 28 देश हैं, लेकिन अगर मान लो भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पूछ ले, ये सवाल बन सकते हैं, ये डायमेंशन बन सकती है। तो इस डायमेंशन का ये सवाल है कि मालदीव और भूटान भारत के ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनकी कोई सांस्कृतिक धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नेटवर्क में, यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल नहीं है। तो केवल एक संयुक्त राष्ट्र सदस्य जो कि है लिंचेनस्टीन में विश्व विरासत सम्मेलन को मान्यता नहीं दी है, क्योंकि जो इसकी समिट है, जो विश्व विरासत सम्मेलन है, इसकी अगर ये पुष्टि ही नहीं करता है तो इस पर कोई लीगली बाइंडिंग नहीं है ये कि ये अपने सांस्कृतिक धरोहरों को उस तरह से मतलब अलग से संरक्षण दे या उसको अलग से सिग्निफाई करे, अलग से इंपॉर्टेंस दे, तो इसके लिए बाध्य नहीं है। जितनी भी कंट्री हस्ताक्षर करता है उन पे एक दबाव बनता है, एक प्रेशर बनता है, एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी के तौर पर उन पर यह दबाव बनता है कि वो पर्टिकुलर जिस साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नेटवर्क में शामिल करने के लिए अपनी रिपोर्ट देती है, अपना प्रतिवेदन देती है, उस पर फिर वो काम भी करें। ठीक है बच्चों। और लिंचेनस्टीन के बारे में मैं आपको एक अलग से बात भी बता देता हूं कि दुनिया की एक ही कंट्री है जो कि डबली लैंडलॉक कंट्री है, शायद दो हैं, लेकिन लिंचेनस्टीन उनमें से एक है। ये क्या होता है कि ये ऐसे कंट्रीज के द्वारा भू आबद्ध है, मतलब भू आबद्ध मतलब इसके आसपास कोई जलीय सीमा नहीं है। तो लिंचेनस्टीन एक ऐसी कंट्री है जो उन देशों के द्वारा लैंडलॉक्ड है जो खुद भी लैंडलॉक कंट्री हैं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है डबली लैंडलॉक कंट्री, DLC, डबली लैंडलॉक, मतलब ये द्विआबद्ध देश है। ये उन कंट्री के द्वारा घिरा हुआ है जो खुद भी स्थलीय सीमाओं के द्वारा ही घिरे हुए हैं, उनके आसपास भी कोई जलीय सीमा नहीं है। यूनेस्को सांस्कृतिक या प्राकृतिक विरासत के लिए उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य की विश्व धरोहर स्थलों को नामित करता है जिन्हें उन देशों द्वारा नामांकित किया गया है। मतलब वो कंट्री क्या है ना, अपनी रिपोर्ट भेजती हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो समिति है वो विचार करती है, अपने लोगों को भी भेजती होगी, वहां की इंपॉर्टेंस का पूरा जायजा लेती होगी, रिपोर्ट बनाती होगी, और उस पर डिपेंड करता है कि ये इसको नामित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। जिन्हें उन देशों द्वारा नामांकित किया जाता है जो 1972 में स्थापित यूनेस्को विश्व धरोहर सम्मेलन के हस्ताक्षर करता है। तो अब एक नई इंपॉर्टेंट बात भी हमें निकल के आई कि जो विश्व धरोहर सम्मेलन है यूनेस्को का, ये कब अस्तित्व में आया? ये 1972 में अस्तित्व में आया बच्चों। तो 1972, ये सारे फैक्ट जो हैं ये हमने पूरा मतलब नेट से ही उठाए हैं, इंटरनेट पे खंगाला गया है। किसी भी होता क्या है बच्चों की नॉर्मली जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो क्या करते हैं कि एक दूसरे का डाटा उठा के उसे कॉलेट करते हैं और फिर उसमें कुछ परिवर्तन करते हैं और बच्चों को एक अलग तरीके से उसको देने का प्रयास करते हैं। लेकिन हाँ, किसी का भी कोई ऐसा इरादा नहीं होता है कि कोई गलत इरादा हो, वो ये चाहते हैं कि सभी में अच्छा कंटेंट उनका बने। तो सभी कोचिंग प्रयास करती हैं, हमने भी जगह जगह से ये कंटेंट उठाया है, ज़्यादातर इसका इंटरनेट का इस्तेमाल किया है और विकिपीडिया से आपको बहुत सारे डाटा मिल जाते हैं। देखिए बच्चों, जैसे कि यहाँ पर पूरा बना हुआ है, तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क चंडीगढ़ को भी रखा गया है, कालका शिमला रेलवे, नंदा देवी, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, आगरा, कंचनजंगा ही हमारी देश की ऐसी साइट है जो कि मिक्स्ड कैटेगरी में आती है, यही एकमात्र साइट है। तो 43 साइट्स को ये दे रखा है। असम के यहाँ पर मोइडम्स के बारे में दिया गया, यही रिसेंटली है जिसको टॉम्ब
बरियल तरीका बोलते हैं, ये काजीरंगा आपका नेशनल पार्क हो गया, ये मानस नेशनल पार्क हो गया, बोध गया, शांति निकेतन, सुंदरबन, कोणार्क, नालंदा, खजुराहो, भीमबेटका, रानी की बाव, जयपुर हिल्स, धोलावीरा, अहमदाबाद, चंपानेर, पावागढ़, सांची, अजंता, एलोरा, मुंबई, गोवा, रामप्पा टेम्पल, पट्टड़गल स्मारक समूह, हम्पी स्मारक समूह, होयसल स्मारक समूह, महाबलीपुरम स्मारक समूह, वेस्टर्न घाट, नीलगिरी, चोला टेम्पल। तो ये सारा जो आपका नेटवर्क है इंडिया का, ये सब साइट्स को बताता है। कितनी साइट्स को बताता है? हमारी 43 साइट्स को ये अंकित करता है। और ये पूरा इंडिया का नक्शा है, बना हुआ है किस प्रकार से? इंडिया के इस नक्शे से हमें एक अंदाजा दिमाग में बैठ जाता है कि ये किस प्रकार से काम करता है। और मैं थोड़ा इसको बड़ा भी कर देता हूं, आप जो इसको और अच्छी तरीके से देख सकते हैं कैसे कैसे कहां पे ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट दी हुई हैं। अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि भारत के बारे में क्या फैक्ट हैं। भारत में 43 विश्व धरोहर स्थल हैं, इनमें से 35 सांस्कृतिक हैं। 35 क्या है? कल्चरल हेरिटेज साइट हैं। 7 जो हैं वो प्राकृतिक हैं और एक कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, मिश्रित प्रकार का है, जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों गुणों के लिए सूचीबद्ध है। सूची सांस्कृतिक कैसे है बच्चों? उस एरिया में जो ट्राइबल सोसाइटीज रहती हैं, उनका जो काम है, उनका जो हस्तशिल्प है, वो भी बड़ा ही फेमस है और नेशनल इंपॉर्टेंस का विषय है, इसलिए सांस्कृतिक में भी आता है। और प्राकृतिक आप जानते हैं, एक नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क में जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो किसी भी कंट्री के लिए बड़ी ही अच्छी होती है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी क्या है कि हमारा जो एक पारितंत्र है, एक जो वायुमंडल है, उसको स्वच्छ करने का काम करती है, उसको बार बार उसको रीजनरेशन का काम करती है। तो इसलिए नेशनल पार्क जो हैं या बीएसआर हैं हमारे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। भारत में दुनिया भर के 6ठी सबसे अधिक साइट हैं। तो यह मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 50 साइटें स्पेन है की हैं, उसके बाद 43 साइट्स 6ठे नंबर पे इंडिया की हैं। इस सूची में सूचीबद्ध किए जाने वाले पहले स्थल कौन से थे? अजंता, एलोरा, आगरा फोर्ट और ताजमहल। ये 4 साइट्स हैं जो सबसे पहले कब? 1983 में बच्चों शामिल की गई। तो 1983 में सबसे पहले इंडिया की कोई साइट शामिल हुई और एक साथ 4 को, आगरा फोर्ट, अजंता, एलोरा और ताजमहल, इन 4 को शामिल किया गया सबसे पहले। तो बच्चों ये भी सवाल बन सकता है कि सबसे पहले जो शामिल हुई, क्या उनमें से निम्नलिखित में से कौन सी साइट नहीं है या है? वो साइट बन सकते हैं। इन सभी को विश्व विरासत समिति के 1983 के सत्र में अंकित किया गया था। हाल ही में 2024 में सूचीबद्ध कौन सी किया? जो रिसेंटली किया गया है वो अहोम राजवंश की मोइदम्स दफन प्रणाली है। इनको क्या बोला जाता है? इनको मोइदम्स बोला जाता है। मोइदम्स क्या है? एक तरह से टॉम्ब बरियल एक प्रणाली है जिसमें जो शव हैं अहोम राजवंश के जो पुराने जो राजा होते होंगे या जो राजकीय परिवार के जो लोग होंगे, उनकी किस प्रकार से टॉम्ब बरियल प्रणाली में उनको शवाधान उनका किया गया, उसके बारे में बताया है। समय समय पर 2 साइटों को लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। मतलब इन्होंने जो कमेटी होती है, यूनेस्को की जो कमेटी होती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, वो ये देखती है कि कौन सा ऐसा कोई मतलब एक हेरिटेज साइट है जिसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है या वो विलुप्ति की कगार पर है या लुप्त हो सकती है। उसमें पहला कौन सा है? मानस वन्य जीव अभयारण्य है को अवैध शिकार और बोर्डो की गतिविधियों के कारण 1992 से लेकर 2011 तक, कितने साल हो गए बच्चों? 11 ये हो गए और ये 8 ये हो गए, लगातार 19 साल तक इसको लुप्त प्राय में रखा गया था। हम्पी में बढ़ते यातायात और नए निर्माणों के जोखिमों के कारण हम्पी के स्मारकों को भी रखा गया। कब रखा गया? 1909 से लेकर 2006 तक, 7 साल तक जो साइट है इसको लुप्त प्राय में या एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में रखा गया। अब बच्चों वो साइट्स, बच्चों सबसे ज्यादा जो सवाल बनते हैं, एक तो मतलब यूनेस्को की फुल फॉर्म बन गई, यूनेस्को का हेडक्वार्टर हो गया, यूनेस्को की कौन सी समिति ये डिसाइड करती है कौन से नंबर पे इंडिया में आते हैं, सबसे ज्यादा कल्चरल हेरिटेज साइट कौन सी है, कौन सी कैटेगरी में सबसे ज्यादा है, कितनी मतलब वर्ल्ड को कितने रीजन में बांटा गया है, ये सब क्वेश्चन अभी तक बनते हैं।
इंडिया के बारे में बनते हैं कि कितनी साइट्स हैं, सबसे नई कौन सी है, सबसे पुरानी कौन सी है, सबसे पहले कितनी साइट्स जोड़ी गई, ये सब बनता है। उसके बाद बच्चों पर्टिकुलर एक एक साइट का डाटा पूछा जा सकता है। अब जैसे अजंता गुफाएं हैं, अजंता गुफाओं को कब जोड़ा गया? 1983 में जोड़ा गया। और कौन से राज्य में अजंता गुफाएं हैं? औरंगाबाद जिले में है, महाराष्ट्र में। ठीक है बच्चों। उसके बाद औरंगाबाद के बारे में एक फैक्ट बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहले इसका नाम औरंगाबाद था क्योंकि इसको औरंगजेब ने बसाया था। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंस जो किसकी है? शिवाजी के बेटे संभाजी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। उनके ऊपर अब देखिए आप फिल्म भी बन रही है संभाजी के ऊपर। तो संभाजी नगर के नाम से अब इसको जाना जाता है, औरंगाबाद को। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिए क्योंकि जितने भी नए परिवर्तित नाम में है ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला एक आता है। किसी दिन जब भी समय होगा बच्चों तो मैं आपको संभाजी और कवि कलश की कहानियां सुनाऊंगा। कवि कलश भी एक कवि थे जिन्होंने कि मरते दम तक संभाजी का साथ दिया था औरंगजेब के खिलाफ। एलोरा गुफाएं ये भी महाराष्ट्र में है और ये भी सेम ईयर में 1983 में जोड़ी गई। सबसे पहले आपको बता ही दिया कि 4 साइट जोड़ी गई। कौन कौन सी हैं? ये हैं 1983 में आगरा का किला जोड़ा गया जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। आगरा उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद आगरा का ताजमहल 1983 में जोड़ा गया, कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ है? उड़ीसा में है। और कब जोड़ा गया? 1984 में बच्चों जोड़ा गया। उसके बाद महाबलीपुरम के स्मारक समूह कहां पर हैं? तमिलनाडु में है। और 1984 में इसको जोड़ा गया। इसके बारे में बच्चों एक बार फैक्ट मैं आपको जरूर बता देता हूं कि पल्लव शासन काल में रथ मंडपों का बहुत ही ज्यादा क्रेज बढ़ा और महेंद्र वर्मन और उनके बेटे नरसिंह वर्मन, ठीक है बच्चों, नरसिंह वर्मन को ही मतलब इनमें पिता पुत्र की जो जोड़ी है इन्होंने ही मुख्य रूप से महाबलीपुरम के जितने मंदिर हैं मेन इनका निर्माण कराया। ठीक है बच्चों। और ये तमिलनाडु में है, महाबलीपुरम ही तमिलनाडु में है। उसके बाद काजीरंगा, काजीरंगा कहाँ है? काजीरंगा असम में है। और कब जोड़ा गया? 1985 में जोड़ा गया। बच्चों काजीरंगा बहुत इंपॉर्टेंट एक बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से एरिया है। उसके बाद मानव वन्यजीव अभयारण्य में आपको बता दिया था कि ये लुप्त प्राय में भी रहा, 1985 में जोड़ा गया। और कहां पर है? असम में है। उसके बाद केवलादेव पक्षी विहार राजस्थान में है। इसको केवलादेव घाना पक्षी विहार भी बोला जाता है। तो बच्चों घाना अगर कभी लिखा हुआ कहीं दिखाई देना केवलादेव घाना तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये केवलादेव घाना वही है जो कि राजस्थान में है। 1985 में इसको जोड़ा गया। उसके बाद गोवा के कॉवेनेंट और चर्च, गोवा में आप कभी जाएंगे ना तो वहां के जो चर्चेज हैं और जो कॉवेनेंट्स हैं इनको आप जरूर देखिए। 1986 में जोड़ा गया, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कल्चरल साइट्स में गोवा में है। उसके बाद खजुराहो मंदिर समिति, आप सभी जानते हैं कि खजुराहो जो है वो मध्य प्रदेश में है और खजुराहो नामक स्थान पर ही है। और कौन से शासकों ने खजुराहो के मंदिर बनाए ये सभी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन से राजवंश ने, कौन सी डायनेस्टी ने खजुराहो के मंदिर बताए। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। हम्पी के मंदिर व स्मारक कहां पर हैं? कर्नाटक में है। और हम्पी के मंदिर जो हैं वो किसने बनवाए? ये विजयनगर साम्राज्य, भारत के जितने भी बाहर के आक्रांता आए उन्होंने बताया कि भारत में विजयनगर जो साम्राज्य है वो एक ही बहुत ही फलता फूलता और शक्तिशाली साम्राज्य है। और जब भी आप विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे तो आपको राजा कृष्णदेव राय की याद आएगी या उनका नाम आपके दिमाग में गूंजेगा, क्योंकि कृष्णदेव राय बहुत ही शक्तिशाली शासक थे विजयनगर साम्राज्य के। और उनके काल में विजयनगर साम्राज्य के बहुत सारे मंदिर बने। और साथ में देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय ने इनके शासन काल में भी जो ये काफी मंदिर हम्पी के बने। ठीक है। तो मेन क्या है? मेन आपका विजयनगर साम्राज्य की जो शैली थी उसी में ये मंदिर बनाए गए बच्चों। ठीक है बच्चों। फतेहपुर सीकरी, आप सभी को पता है फतेहपुर सीकरी कहाँ है? आगरा के पास है और उत्तर प्रदेश में है। 1986 में जोड़ा गया। पट्टड़कल समूह, पट्टड़कल जो समूह है ये 1987 में जोड़े गए और कर्नाटक राज्य में जोड़े गए। बच्चों एक सीरीज बना दूंगा, बहुत जरूरी है, भले ही 5-5 मिनट के वीडियो बने, लेकिन ये जो हेरिटेज साइट हैं
इनके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो जानना बहुत जरूरी है, तो डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। और बच्चों बहुत ही जरूरी भी है, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं? 1987 में जोड़ी गई, और कहाँ है? महाराष्ट्र में जोड़ी गई हैं। एलिफेंटा गुफाओं के बारे में बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैं आपको साथ साथ बताता चलता हूं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन का वेट नहीं करेंगे। यहां पर महेश मूर्ति, शिवजी की तीन सिर वाली एक मूर्ति है जिसको बोला जाता है महेश मूर्ति, और महेश मूर्ति कहां पर है? एलिफेंटा गुफाओं पे है। तो ये बहुत याद करने वाली चीज है, इसको आप याद रखना है जब भी आपसे पूछा जाए कि मतलब हर एक जो हेरिटेज साइट है उसकी एक विशेषता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि पद्म पाणी कहां पर प्रसिद्ध है, तो अजंता की गुफाओं में। ठीक है, आपसे पूछा जाए इंद्र सभा कहां है, तो एलोरा की गुफाओं में। आपसे पूछा जाए कि गुफा नंबर 16 कैलाश मंदिर कहां पर है, एलोरा की गुफाओं में। आपसे पूछा जाए कि महेश मूर्ति कहां है, एलिफेंटा की गुफाओं में। तो बच्चों एक जब फैक्ट हमारे दिमाग में आ जाता है, हमें पढ़ने की बहुत जरूरत है। अगर हम मेहनत के साथ पढ़ते हैं और इस चीज के साथ पढ़ते हैं कि हमें जानना भी है, और हमें ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो कि हमें पता ना हो। जब हम इस लक्ष्य के साथ में पढ़ते हैं तो बच्चों पढ़ने में मजा आने लगता है। और जब पढ़ने में मजा आने लग जाए और कभी ये लग जाए ना कि मेरा इतना सारा सिलेबस पढ़ा हुआ और इतना सब मैं कर पाया हूं, इतना रह गया है, जिस दिन बच्चों आपके दिमाग में ये आ जाएगा ना कि मेरे को ये सिलेबस करना आ रहा है, मैं तो पीछे छूट रहा हूं, वहीं से आपकी सफलता की शुरुआत होती है। तो बच्चों कभी भी भूलना नहीं है कि आपके ये जो 1-2 साल हैं वो बड़े क्रूशियल हैं। एक बार नौकरी लग जाए ना, एक बार अच्छी तरह से, क्योंकि बच्चों मैंने दुनिया में ये देखा है कि अगर आपके पास नौकरी नहीं है ना तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप कितने भी भावनात्मक रूप से अच्छे आदमी हैं, आप नैतिकता में जितने भी अच्छे हों, कोई मैटर नहीं करती कोई बात, नौकरी बहुत ज्यादा मैटर करती है। जैसे ही आपकी नौकरी लग जाएगी ना, आपको दुनिया का सबसे नैतिक आदमी मान लिया जाएगा, दुनिया का सबसे समझदार व्यक्ति मान लिया जाएगा, बहुत टैलेंटेड मान लिया जाएगा। तो इस पे आपने एक मुहावरा भी सुना है कि अंधे के हाथ अगर बटेर लग जाए तो लोग उसको शिकारी समझने लगते हैं। यही बात है बच्चों, और ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि समाज में अगर आपको स्थान बनाना तो नौकरी होनी चाहिए। आप कितने भी अच्छे हैं कोई मैटर नहीं करता। चलिए बच्चों, महान चोल मंदिर, तो ग्रेट चोला टेम्पल 1987 में जोड़े गए, और कहां पर है? तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु के आसपास का जो एरिया है, तो चोला जो डायनेसिटी थी वो कहां पर? इसी जगह एरिया में राज करती थी, और यहीं पर ग्रेट चोला टेम्पल बने भी हैं। उसके बाद सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, आप सभी को पता है सुंदरवन का जैसे ही नाम आएगा वो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में है, और 1987 में ये भी जोड़ा गया। उसके बाद नंदा देवी व फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। बच्चों फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स और नंदा देवी, ये पहले अलग अलग राष्ट्रीय उद्यान थे, दोनों को जोड़ के ये बना दिया गया, राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। और ये बहुत ही बायोडाइवर्सिटी और इंडिया की जो प्राकृतिक जो वनस्पति है, फ्लोरा एंड फाउना है, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। 1988 में जोड़ा गया। उत्तराखंड में है सांची के बौद्ध स्मारक। सांची के बौद्ध स्मारक कहां पे हैं? ये मध्य प्रदेश में है, और 1989 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नेटवर्क में जोड़ा गया। हुमायूं टॉम आप सभी पता है, जो भी दिल्ली के आसपास जो बच्चे रहते हैं वो हुमायूं टॉम जरूर गए होंगे, चिड़ियाघर के पास में ही है, और पुराना किला भी आप गए होंगे। तो हुमायूं का मकबरा है, 1993 में जोड़ा गया और दिल्ली में है। उसके बाद कुतुब मीनार और संबद्ध स्मारक, आप सभी को पता है कि कुतुब मीनार के पास कुब्बत उल इस्लाम का एक मस्जिद भी है, और साथ में ही किसी चंद्र नाम के राजा, जैसे कि हम मानते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, उनके ही एक लोह स्तंभ वहां पर बना हुआ है। उसकी खासियत यह है कि उसमें आज तक जंग नहीं लगा है। तो वो चंद्र जो नाम के जो राजा हैं, उसी ये कुतुब मीनार का जो कॉम्प्लेक्स है, जो कुब्बत उल इस्लाम जो मस्जिद है, उसके जो उसका कॉम्प्लेक्स है उसी में ही वो लौह स्तंभ भी बना हुआ है। तो एक तरह से मिक्स्ड रिलीजियस साइट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। तो इसीलिए ये जो समूह है पूरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया है, 1993 में जोड़ा गया, और ये दिल्ली में ही है। तो बच्चे जो दिल्ली के आसपास हैं या बाहर मतलब इंडिया में बाहर भी रहते हैं, क्योंकि विदेशी पर्यटक भी कुतुब मीनार देखने आते ही रहते हैं, आप सभी को ये कमेंट करके बताना है कि कौन से 3 शासक थे जिन्होंने मिलकर
कुतुब मीनार को बनवाया। मतलब सभी ने एक टाइम पे बनवा नहीं पाया, क्योंकि जिसने बनाना शुरू किया वो पूरा नहीं करवा पाया, जिसने एक दो मंजिल जुड़वाई वो भी पूरा नहीं करवा पाया, तो फाइनली किसी ने पूरा कराया। उसका नाम, तीनों राजाओं के नाम आप बताएंगे। उसके बाद कंबाइंडली भारत के पर्वतीय रेल मार्ग, तो भारत के 3 रेलवे लाइन है, पर्वतीय रेलवे लाइन है जो कि इसमें जोड़ी गई हैं। एक तो कालका शिमला रेल मार्ग, कालका से लेके शिमला तक करीब 90 किलोमीटर का जो सफर है वो आप एक टॉय ट्रेन में पार करते हैं, और उसी के लिए ये रेल मार्ग बनाया गया है। उसके बाद दार्जिलिंग हिमालय रेल मार्ग और नीलगिरी पर्वतीय रेल मार्ग। ठीक है, कहां कहां है? नीलगिरी को आप तमिलनाडु से जोड़ दीजिए, दार्जिलिंग को आप पश्चिम बंगाल से जोड़ दीजिए, और कालका शिमला को आप हिमाचल प्रदेश से जोड़ दीजिए। तो ये 3 जो रेल मार्ग हैं, माउंटेन रेल मार्ग हैं, ये कंबाइंडली एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उसके बाद महाबोधि मंदिर कहां? बोध गया, बिहार में है, 2002 में जोड़ा गया, ये 1999 में जोड़े गए थे। और बोधि गया किसके लिए प्रमुख प्रसिद्ध है? यहां पर महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, और 35 वर्ष की आयु में 6 साल तपस्या करने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहां पर हुई थी? बोधि वृक्ष के नीचे हुई, बोध गया में हुई। उसके बाद भीमबेटका, ये रॉक शेल्टर्स हैं, मतलब पत्थर की गुफा टाइप हैं जहां पर आश्रय स्थल है। मतलब पुराने टाइम के, पुरापाषाण इस टाइम के जो लोग हैं वो इनमें आश्रय लेते होंगे, और साथ में वहां पर कुछ चित्रकारी भी हुई है। मतलब कई बार ऐसा होता ना कि काउंटिंग तब थी नहीं, शून्य का प्रयोग तब होता नहीं था, तो क्या होता था कि सिंबल बनाकर अपने जो भी पशु हैं, या मतलब जो पालतू पशु हैं या जिनका शिकार कर लिया, उनके चित्र बनाए गए हैं। तो पुराने लोगों ने, उसी टाइम के लोगों ने बनाए गए थे। तो भीमबेटका इसलिए फेमस भी है, मतलब 2003 में जोड़े गए, मध्य प्रदेश में जोड़े गए। और भीमबेटका के बारे में ही एक इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पुराने जीवाश्म भी मिले हैं, उन पर भी रिसर्च चल रही है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन, इसको बोलते हैं CSTS। आप जब ट्रेन में लिखेंगे ना, ट्रेन का जब रेलवे स्टेशन देखेंगे तो आपका ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन के नाम पे आएगा, CSTM के नाम पर आएगा। पहले इसको विक्टोरिया टर्मिनस बोलते थे अंग्रेजों के टाइम पे, लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो हमने इसका नाम भारतीय जो महापुरुष हैं उनके नाम पर रखा। और इस बात को भी एक रिप्रेजेंट करता है कि हम एक आजाद देश में रहते हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम एक संप्रभु राष्ट्र के नागरिक हैं। तो 2004 में महाराष्ट्र में जोड़ा गया। चंपानेर पावागढ़, चंपानेर कहाँ है? चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक जो स्मारक पार्क है वो है गुजरात में, 2004 में जोड़ा गया। लाल किला दिल्ली में 2007 में है, दिल्ली में जोड़ा गया, दिल्ली से है और 2007 में जोड़ा गया। उसके बाद जंतर मंतर, आप सभी को पता है कि सवाई राजा जय सिंह ने 5 जगह, बनारस भी शामिल है, उज्जैन भी शामिल है, दिल्ली भी शामिल है, और 2 जगह और भी शामिल हैं, 5 जगह इन्होंने जंतर मंतर बनाया था। और जंतर मंतर का मेन काम क्या था कि एक तरह से साइंटिफिक बिल्डिंग थी ये बताने के लिए कि कितने बजे हैं, क्या बजे हैं, सूर्य की स्थिति क्या है, चंद्रमा की स्थिति क्या है। तो ये खगोलीय पिंड जो है उनकी स्थिति जानने के लिए जंतर मंतर बनाया गया था। राजस्थान में है, 2010 में इसको शामिल किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट आपको पता है वेस्टर्न जो घाट है भारत में 2 ही बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, एक तो पश्चिमी घाट में है और एक ईस्टर्न हिमालय में है। तो 2 हो गए, ईस्टर्न हिमालय और पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट पे कहां है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। बच्चों ये इंडिया का जो ये वाला क्षेत्र है ना, आप ये समझ लीजिए कि ये भारत का दक्षिणी क्षेत्र है। तो यहां पर आपका शुरू हो जाता है महाराष्ट्र से ही, इसमें गोवा भी आता है बच्चों, यहां पर गोवा भी आप लिख लेना। तो ये पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, ठीक है, पूरा कोंकण कन्नड़ मालाबार। तो आप ये समझते हैं कि जैसे हमारा जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो पहला गोवा और महाराष्ट्र के आसपास कौन सा है? कोंकण, ठीक है। नीचे उसके हो गया कन्नड़, मतलब कर्नाटक से जुड़ा हुआ, कनारा तट भी बोलते हैं उसको, और उसके बाद मालाबार यानी केरल तट। तो कोंकण, कन्नड़, मालाबार, ठीक है बच्चों। और यही अगर आप इस तरफ से देखें तो आपको सबसे पहले जो उड़ीसा वाला एरिया मिलता है उसको बोलते हैं उत्तरी सरकार,
ठीक है। उत्तरी सरकार और तमिलनाडु वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं कोरोमंडल। तो पश्चिमी घाट को और पूर्वी घाट को इस प्रकार से बोला जाता है, इधर कोंकण कन्नड़ मालाबार और इधर उत्तरी सरकार और कोरोमंडल। उसके बाद पश्चिमी घाट हो गया हमारा, इन 5 राज्यों में है। और राजस्थान के पहाड़ी किले, तो जितने भी माउंटेनियस फोर्ट हैं, जितने भी हिल फोर्ट हैं, वो सारे 2013 में जोड़े गए, राजस्थान में शामिल हैं। उसके बाद रानी की बाव है गुजरात में, और 2014 में ये यूनेस्को के वर्ल्ड कल्चर हेरिटेज साइट में जोड़ा गया। आप सभी को कमेंट करके बताना है बच्चों कि कितने रुपए के नोट पर, भारत के जो नए नोट हैं, कितने रुपए के नोट पर रानी की बाव का चित्र बना हुआ है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहां है? हिमाचल प्रदेश में है, 2014 में जोड़ा गया। नालंदा बिहार पुरातात्विक स्थल 2016 में जोड़ा गया और बिहार में जोड़ा गया। आप सभी को कमेंट करके यह भी बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय कौन से राजा ने बनवाया, क्योंकि मैंने आपको बच्चों जब आपको गुप्त साम्राज्य बताया था तो उसके मैंने आपको बता दिया था कंचनजंगा नेशनल पास, यही एकमात्र हमारी मिक्स्ड साइट है, प्राकृतिक भी है सांस्कृतिक भी है। कहां पर है? सिक्किम में है। 2016 में ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ी गई। उसके बाद ली कार्बूजियर का वास्तुशिल्प कार्य, और ये कहां पर है? ये चंडीगढ़ जो हमारा यूटी है, यूनाइटेड टेरिटरी है, यहां पर जो प्लान है चंडीगढ़ का, जो वास्तुकला का या जो मतलब उसको बनाने का जो प्लान है वो किसने बनाया था? ली कार्बूजियर ने बनाया था, और चंडीगढ़ में ये फेमस है, 2016 में जोड़ा गया। ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद, ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद 2017 में जोड़ा गया, गुजरात में है। बॉम्बे का विक्टोरियन गोथिक आर्ट और डेको पहनावा, बच्चों पुर्तगाली जो लोग थे, मैं आपको यहां पर लिख भी देता हूं, पुर्तगाली लोगों की जो गोथिक आर्ट थी या जो डेको पहनावा था, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। गॉथिक आर्ट में क्या है कि जो स्थापत्य शैली है, कोई भी मतलब चर्च बन गया या कॉन्वेंट बन गया, उसको बनाने की जो कला है, जो स्थापत्य कला है, उसी को गॉथिक आर्ट बोलते हैं। और ये 2018 में शामिल की गई वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, और ये महाराष्ट्र में है। जयपुर शहर, जयपुर शहर मतलब आप पिंक सिटी के नाम से भी जयपुर को जानते हैं, और 2 वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट में राजस्थान में जोड़ी गई। रामप्पा टेम्पल, ये बच्चों काकतीय साम्राज्य के टाइम पे जो राजा हुआ थे, जो काकतीय साम्राज्य के राजा थे, वारंगल में काकतीय साम्राज्य था, और वारंगल में ही ये आपको रामप्पा टेम्पल मिल जाएगा। 2021 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया, और ये तेलंगाना में है। आप धोलावीरा अड़प्पन स्थल, आप सभी को पता है कि धोलावीरा एक तरह से डॉकयार्ड के रूप में काम करता था, एक गोदीबाड़ा के रूप में काम करता था। और धोलावीरा कहां है? 2021 में जोड़ा गया, गुजरात में। शांति निकेतन, तो बच्चों कौन सी महान शख्सियत है जो शांति निकेतन से संबंधित है? आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भारत की नोबेल प्राइज विनर ऐसी एक शख्सियत है जो कि शांति निकेतन से संबंधित है, उसका नाम आप कमेंट करके बताइए। पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन है। उसके बाद बच्चों पवित्र होयसल मंदिर समूह, होयसल जो डायनेस्टी थी वो कर्नाटक में थी, और कर्नाटक में ही होयसलेश्वर मंदिर भी कर्नाटक में है, और 2023 में ये जोड़ा गया। और लास्ट में मोइदम्स, मैंने आपको पहले बताया था कि एक जो असम राजवंश की टीला दफन प्रणाली है, टॉम्ब बरियल सिस्टम कौन सा था? मोइदम्स था, और मोइदम्स 2024 में जोड़ा गया, और ये सबसे रिसेंटली वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया की, और 43वीं साइट है। तो आपसे सवाल अगर पूछे जाएं तो ये सवाल पूछे जाएंगे कि कौन सी साइट कब हुई, ये आप याद कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में कौन सी हुई, मतलब रिसेंटली कौन सी हुई? तो मोइदम्स हुई। टॉम्ब बरियल सिस्टम है, 2024 में जोड़ा गया, और कहाँ है? असम में है। और इसके बाद बच्चों क्वेश्चंस की बारी आती है। क्वेश्चंस में आपको अगली क्लास में कराऊंगा। अगली क्लास में आप इसके क्वेश्चंस जरूर देखना, और ये वाला पीडीएफ जैसे ही ये क्लास अपलोड होगी, ये वाला जो पीडीएफ है, ये पूरा जो प्लानिंग से बनाया हुआ हमने पीडीएफ है, ये आपको भेज देंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।